आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया, द लर्निंग प्रोसेस। और ये चर्चा ख़ास तौर पर ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स के लिए है। हम जिन स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेशनल एयर स्पोर्ट्स कमीशन फॉर ग्लाइडिंग और एरो क्लब ऑफ इंडिया के लिए सुशील बाजपेयी और अनिल वासन द्वारा तैयार किए गए हैं। बिल्कुल। और ये असल में डीजीसीए के नियमों के तहत जो इंस्ट्रक्टर कोर्सेज होते हैं उनके लिए एक ऑफिशियल गाइडेंस मटेरियल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छा पायलट होना और एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। सही बात है। एक अच्छा पायलट ग्लाइडर उड़ाना जानता है, पर एक अच्छा इंस्ट्रक्टर ये जानता है कि एक ट्रेनी का दिमाग कैसे काम करता है। हमारा मकसद इसी विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना है, ताकि हम सिर्फ ग्लाइडर उड़ाना ना सिखाएं, बल्कि सोचने वाले, निर्णय लेने वाले पायलट तैयार करें। तो चलिए इसी की गहराई ना उतरते हैं। एक ट्रेनी के नजरिए से कॉकपिट में क्या चल रहा होता है और एक इंस्ट्रक्टर उस प्रक्रिया को कैसे बेहतर, सुरक्षित और असरदार बना सकता है। तो सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। सीखना या लर्निंग है क्या? हमारे सोर्स कहते हैं कि ये अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया एक बदलाव है। हाँ, अ चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। पर क्या ये परिभाषा थोड़ी अधूरी नहीं लगती? मान लीजिए एक छात्र ने प्री लैंडिंग चेकलिस्ट रट ली है और उसे सही सही सुना भी देता है। उसका व्यवहार तो बदल गया, पर क्या हम कह सकते हैं कि उसने सच में सीख लिया है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। सिर्फ व्यवहार का बदलना तो सतह की बात है। हाँ। इसीलिए स्रोत इसे 3 स्तरों पर तोड़ते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज, कौशल यानी स्किल्स और दृष्टिकोण एटीट्यूड्स। अच्छा। क्या उसके पास उसे दबाव में इस्तेमाल करने का कौशल है और क्या उसके पास सुरक्षा को लेकर वो नजरिया है कि वो उस चेकलिस्ट को कभी भूलेगा ही नहीं। एक इंस्ट्रक्टर का काम इन तीनों को विकसित करना है, सिर्फ रटवाना नहीं। और ये सब शुरू होता है परसेप्शन से, मतलब हमारी इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी से। एग्जैक्टली। मुझे लगता है ग्लाइडिंग में ये कुछ ज्यादा ही मायने रखता है, क्योंकि हम इंजन के शोर के बिना उड़ते हैं। जैसे कॉकपिट में पायलट इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है, होराइजन के मुकाबले ग्लाइडर का एटीट्यूड देखता है। ये हुई साइट। बिल्कुल। फिर वो कैनोपी के ऊपर से गुजरती हवा की आवाज में बदलाव सुनता है, जो स्पीड का एक अनकहा इंडिकेटर है। ये हुई हियरिंग। और सबसे जरूरी वो कंट्रोल्स का फीडबैक, एक्सेलरेशन का जी फोर्स। हाँ, और स्टॉल से पहले का हल्का सा बफे महसूस करता है। ये हुआ टच या किनेस्थीसिया। एकदम सही। और यहीं पर इंस्ट्रक्टर की असली परीक्षा होती है। उसे ये समझना होता है कि छात्र की इंद्रियां जो जानकारी ले रही हैं वो उसके दिमाग तक सही सही पहुंच भी रही है या नहीं। इसमें कई बाधाएं हो सकती हैं। बहुत सारी। स्रोत इन्हें कहते हैं फिजिकल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या छात्र थका, भूखा या बीमार तो नहीं है। एक थका हुआ दिमाग नई जानकारी नहीं ले सकता। और फिर आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब छात्र खुद को लेकर क्या सोचता है। हाँ, क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहा है? अगर उसे लगता है मुझसे नहीं होगा तो उसका दिमाग सीखना बंद कर देगा। और शायद सबसे बड़ी बाधा है डर, एलिमेंट ऑफ थ्रेट। सबसे बड़ी डर छात्र के देखने समझने के दायरे को यानी परसेप्चुअल फील्ड को संकरा कर देता है। मतलब वो बस एक ही चीज पर फोकस कर पाता है। हाँ, जब छात्र डरा हुआ होता है तो वो सिर्फ सामने दिख रही एक चीज पर फोकस कर पाता है, बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। वो आपके निर्देशों को सुन तो रहा होगा पर समझ नहीं पाएगा। इसीलिए एक इंस्ट्रक्टर का पहला कर्तव्य है कॉकपिट को एक मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित जगह बनाना, एक सेफ स्पेस बनाना। हाँ, जहां छात्र को पता हो कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और आप उसे संभालने के लिए मौजूद हैं। तो ये तो हुई सीखने के लिए सही माहौल बनाने की बात। अब आते हैं सीखने के तरीकों पर। स्रोत बताते हैं कि पहले बिहेवियरिज्म का बोलबाला था। हाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी। मतलब एक स्टिमुलस दो और एक रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे सही करने पर तारीफ, गलत करने पर डांट। पर ये तो बहुत सरल लगता है। ये बहुत ज्यादा ही सरल है, खासकर फ्लाइंग जैसी जटिल चीज के लिए। बिहेवियरिज्म में पायलट एक मशीन की तरह है, स्टिक आगे करो तो ग्लाइडर नीचे जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब जोर कॉग्निटिव थ्योरी पर है। ये सिर्फ ये नहीं देखती कि पायलट ने क्या किया, बल्कि ये कि उसने क्यों किया। कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि पायलट एक सोचने वाला इंसान है। वो सिर्फ स्टिक आगे नहीं करता, वो पहले सोचता है हवा का रुख क्या है, मेरी स्पीड कितनी है, क्या मुझे अभी नीचे जाना चाहिए।
तो इंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ एक्शन ठीक करना नहीं है, बल्कि उस सोच को सही दिशा देना है। और इसी से कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत भी जुड़ता है, जो कहता है कि छात्र ज्ञान को सिर्फ ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर खुद बनाता है। बिल्कुल, आप छात्र को ज्ञान परोस नहीं सकते। आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वो खुद ज्ञान का निर्माण करे। और यहीं से सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग का जन्म होता है। एग्जैक्टली। आप उसे एक समस्या देते हैं और उसे अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके समाधान खोजना होता है। ये रटने से बिल्कुल अलग है। लर्निंग का जिक्र है। पहला है रेडीनेस। यानी इस छात्र सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है। सीधी है, पर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत। और दूसरा नियम है प्राइमेसी, और ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। प्राइमेसी मतलब जो चीज सबसे पहले सीखी जाती है। हाँ, जो चीज सबसे पहले सीखी जाती है वो दिमाग में सीमेंट हो जाती है। उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसका कोई ग्लाइडिंग स्पेसिफिक उदाहरण? मिसाल के तौर पर, अगर कोई छात्र पहले दिन से ही विंच लॉन्च के दौरान केबल टूटने पर नाक नीचे करने के बजाय उसे ऊपर खींचने की हल्की सी भी आदत डाल ले, तो इमरजेंसी के दबाव में उसका पहला रिएक्शन वही गलत वाला होगा। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये एक जानलेवा डिफॉल्ट सेटिंग बन सकती है। इसलिए पहली क्लास सिर्फ एक शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे ट्रेनिंग की नींव है। ये एक बहुत पावरफुल बात है। पहली छाप ही आखिरी छाप बन सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली क्लास की बात, लेकिन जो सीखा है वो छात्र के दिमाग में पक्का कैसे हो, इसके लिए इफेक्ट और इंटेंसिटी जैसे नियमों का रोल आता है। सही पकड़ा। इफेक्ट का नियम कहता है कि जिन अनुभवों के साथ संतुष्टि या सफलता की भावना जुड़ी होती है वे मजबूत होते हैं। जैसे एक अच्छी स्मूथ लैंडिंग। बिल्कुल। जब एक छात्र एक खूबसूरत स्मूथ लैंडिंग करता है तो वो उस एहसास को दोबारा पाना चाहता है। वो सीखना मजबूत हो जाता है। और इंटेंसिटी का नियम कहता है कि एक नाटकीय या रोमांचक अनुभव एक सामान्य अनुभव से ज्यादा सिखाता है। जैसे कोई इमरजेंसी ड्रिल। हाँ, 1 घंटे का लेक्चर ये नहीं सिखा सकता जो एक अच्छी तरह से किया गया सिम्युलेटेड विंच केबल ब्रेक का 3 सेकंड का ड्रिल सिखा सकता है। वो अनुभव, वो एड्रेनालिन, वो दिमाग में छप जाता है। और आखिर में आते हैं एक्सरसाइज और रीसेंसी, मतलब अभ्यास करो और जो हाल ही में सीखा है वो सबसे ताज़ा याद रहता है। हाँ, एक्सरसाइज का मतलब है यूज इट और लूज इट। कौशल को बनाए रखने के लिए अभ्यास जरूरी है, लेकिन रीसेंसी हमें याद दिलाता है कि सबसे जरूरी अभ्यास वो है जो अभी अभी हुआ है। इसीलिए हर उड़ान के बाद का डीब्रीफ इतना महत्वपूर्ण है। सब ज्यादा, वो उड़ान की यादें ताज़ा हैं, गलतियां और सफलताएं दिमाग में साफ हैं। वो अगले 10 मिनट उस उड़ान के सबक को पक्का करने का सबसे कीमती मौका होता है। उसे कभी मत छोड़ें। शोध में सीखने के स्तर को एक पिरामिड के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे निचले स्तर पर है रूट यानी रटना। जैसे वो प्री लैंडिंग चेकलिस्ट को बस याद कर लेना। हाँ, और ये शुरुआत के लिए जरूरी है, पर असली एयरमैनशिप तब आती है जब छात्र पिरामिड में ऊपर चढ़ता है। अगला स्तर है अंडरस्टैंडिंग। अब वो सिर्फ रट नहीं रहा, वो समझ रहा है कि हर आइटम क्यों जरूरी है, अंडर गैरेज डाउन एंड लॉक्ड क्यों क्रिटिकल है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन, यानी उसे इस्तेमाल करना असल उड़ान में। हाँ, उड़ान के दौरान सर्किट में एयरक्राफ्ट को मैनेज करते हुए तनाव में भी उस चेकलिस्ट को सही ढंग से करना। और पिरामिड के सबसे ऊपर है कोरिलेशन। ये क्या है? कोरिलेशन ही असली महारत है। इसका मतलब है एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को एक बिल्कुल नई और अलग स्थिति में इस्तेमाल कर पाना। अच्छा। जैसे अगर एक छात्र ने अपने गेवनलिशिंग ग्लाइडर में क्रॉसविंड लैंडिंग सीखी है और फिर वो एक नए भारी ग्लाइडर में एक अनजान हवाई पट्टी पर ज्यादा तेज क्रॉसविंड में भी उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सुरक्षित लैंडिंग कर लेता है, तो उसने कोरिलेशन का स्तर हासिल कर लिया है। मतलब वो सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहा, वो एक सोचने वाला पायलट बन गया है। एग्जैक्टली। ये तो हुई ज्ञान की बात। किसी भी स्किल को सीखने के भी चरण होते हैं। मुझे याद है जब मैं कार चलाना सीख रही थी तो हर गियर बदलने से पहले सोचना पड़ता था। क्या ये कॉग्निटिव स्टेज है? बिल्कुल। कॉग्निटिव स्टेज में छात्र हर कदम के बारे में बहुत सोच समझकर काम करता है। परफॉर्मेंस धीमी, गलतियों से भरी और बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लेने वाली होती है। जैसे पहली बार एक कोऑर्डिनेटेड टर्न करने की कोशिश। हाँ, स्टिक लेफ्ट, अ लिटिल रडर लेफ्ट, ओह टू मच रडर, वो वाली स्टेज। फिर धीरे धीरे चीजें आसान होने लगती हैं। आप क्रियाओं को परिणामों से जोड़ने लगते हैं। ये एसोसिएटिव स्टेज हुआ। हाँ, इस स्टेज में परफॉर्मेंस बेहतर और स्मूथ होने लगती है। गलतियां अभी भी होती हैं, लेकिन छात्र उन्हें खुद पकड़ने और सुधारने लगता है। जैसे उसे अब एडवर्स यॉ को ठीक करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसका पैर अपने आप सही रडर पर चला जाता है। वो कनेक्शन बन चुका है। और आखिर में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स स्टेज आता है।
जब सब कुछ अपने आप होता है। जैसे किसी अनुभवी पायलट को देखना जो आपसे बात करते हुए एक परफेक्ट थर्मल टर्न में ग्लाइडर उड़ा रहा है। स्किल इतनी सहज हो गई है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही लक्ष्य है? यही लक्ष्य है, क्योंकि जब बुनियादी कौशल ऑटोमेटिक हो जाते हैं तभी पायलट का दिमाग दूसरे जरूरी कामों के लिए आजाद होता है, जैसे मौसम का आकलन करना, ट्रैफिक पर नजर रखना और स्ट्रेटेजिक निर्णय लेना। लेकिन कभी-कभी इस सफर में प्रोग्रेस रुक जाता है, जिसे लर्निंग प्लेटो कहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। अच्छा, ये लर्निंग प्लेटो वाली बात बड़ी दिलचस्प है। हर सीखने वाले की जिंदगी में ये आता है। शुरू में तेजी से सुधार होता है, फिर अचानक लगता है कि सब कुछ रुक गया है। एक ठहराव सा आ जाता है। हाँ, कोई प्रगति नहीं हो रही। क्या ट्रेनी पायलट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? क्या वे भी किसी एक मैनूवर पर आकर अटक जाते हैं? हर एक के साथ होता है और ये बहुत हताश करने वाला हो सकता है। यहीं पर इंस्ट्रक्टर की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले तो छात्र को समझाना कि ये सामान्य है, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उसे हौसला देना। बिल्कुल। फिर ट्रेनिंग में कुछ नयापन लाना। अगर छात्र सर्किट और लैंडिंग में अटक गया है तो उसे 1-2 दिन के लिए स्टॉल्स या थर्मलिंग की प्रैक्टिस कराएं। इससे उसका आत्मविश्वास वापस आएगा। या कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान होता है बस 1-2 दिन का ब्रेक लेना। तो ये लर्निंग प्लेटो तो एक बड़ी चुनौती है। इससे पार पाने के लिए आपने कहा कि ट्रेनिंग में कुछ नयापन लाना चाहिए। क्या सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग या एसबीटी इसी नयापन का एक तरीका है? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। एसबीटी पठार को तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। पारंपरिक ड्रिल सिखाती है क्या करना है, जैसे प्रैक्टिस स्टॉल। हाँ, ये एक मैन्यूवर है। लेकिन एसबीटी सिखाता है कैसे सोचना है। इसमें कहानी, एक सिनेरियो दिया जाता है, जैसे आप फाइनल अप्रोच पर है, अचानक भारी सिंक में फंस गए हैं और रनवे तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। आपके सामने खेत है, आपके विकल्प क्या है और आपका निर्णय क्या है? इसमें कोई एक सही जवाब नहीं है और यही इसकी खूबसूरती है। ये छात्र को विश्लेषण करने, सिंथेसाइज करने और इवैल्यूएट करने पर मजबूर करता है। ये छात्र में जजमेंट यानी निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। और वो किसी भी पायलट के लिए सबसे जरूरी कौशल है। सबसे जरूरी। वैसे गलतियों के बारे में भी स्रोत में एक दिलचस्प नजरिया है। एरर्स आर डेटा। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। बहुत गहरी बात है ये। गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं, बल्कि सीखने के लिए डेटा हैं। इसमें 2 तरह की गलतियों का जिक्र है, स्लिप और मिस्टेक। हाँ, और एक इंस्ट्रक्टर के लिए इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्लीप एक एक्शन की गलती है, मतलब आपका इरादा सही था पर एक्शन गलत हो गया। जैसे आप एयर ब्रेक हैंडल खींचना चाहती थीं पर जल्दबाजी में गलती से उसके बगल वाला ट्रिम लीवर खींच दिया। आपको पता है सही क्या है, पर हाथ फिसल गया। अच्छा। और मिस्टेक एक सोच की गलती है, यानी आपका प्लान ही गलत था। जैसे एक ऐसी घाटी में परफेक्ट टर्न लेना जो आगे से बंद हो रही है, क्योंकि आपने इलाके का सही आकलन ही नहीं किया। यहाँ आपका एक्शन तो सही था। एक्शन टर्न तो परफेक्ट हो सकता है पर आपका निर्णय प्लान ही गलत था। अब देखिए इंस्ट्रक्टर का काम कैसे बदल जाता है। स्लिप का हल है प्रैक्टिस, ताकि एक्शन मसल मेमोरी में बैठ जाए। लेकिन मिस्टेक का हल प्रैक्टिस नहीं है। तो उसका हल क्या है? उसका हल है बैठकर उस फैसले पर बात करना, छात्र की सोच को समझना, उससे पूछना आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ। और सीखी हुई बातों को याद रखने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोत बताते हैं कि जानकारी हमारी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और फिर गायब हो जाती है। अगर उसे पक्का न किया जाए तो? हाँ, तो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे पहुंचाया जाए? इसे पक्का करने या कह सकते हैं भूलने से लड़ने के 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है प्रेज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स, प्रशंसा और सकारात्मक दृष्टिकोण। हाँ, जिन अनुभवों के साथ अच्छी भावनाएं जुड़ी होती हैं वे ज्यादा याद रहते हैं। एक छात्र की छोटी सी सफलता पर की गई सच्ची तारीफ उस सबक को उसके दिमाग में मजबूत कर देती है। दूसरा है एसोसिएशन, यानी नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना। हाँ, जैसे ग्लाइडर के कंट्रोल्स को कार के कंट्रोल से जोड़कर समझाना। जैसे कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, वैसे यहाँ स्टिक है। कनेक्शन बनाने से दिमाग जानकारी को आसानी से पकड़ता है। तीसरा तरीका मुझे बहुत पसंद आया है, यूज ऑल सेंसेस, सभी इंद्रियों का उपयोग करना। ये डीब्रीफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा डीब्रीफ सिर्फ बात करना नहीं है, उसमें व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम बनाना, विजुअल, छात्र से उड़ान के फील को याद करने के लिए कहना, काइनेस्थेटिक, और फिर उस पर चर्चा करना, ऑडिटरी, भी शामिल होना चाहिए। जितना डाइवर्स अनुभव होगा, याददाश्त उतनी ही पक्की होगी। और चौथा,
चौथा है मीनिंगफुल रेपिटेशन, सार्थक दोहराव। रटने से कहीं बेहतर है कि समय समय पर स्पेस्ड प्रैक्टिस की जाए। हर दिन 10 सर्किट करने के बजाय एक दिन सर्किट करना, अगले दिन स्टॉल, फिर वापस सर्किट करना ज्यादा असरदार होता है। तो ये जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने का सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यही है कि ग्लाइडिंग सिखाना सिर्फ स्टिक और रडर का खेल नहीं है। ये व्यवहार को बदलने, दिमाग में ज्ञान का निर्माण करने और सही दृष्टिकोण को आकार देने के कला और विज्ञान है। बिल्कुल। एक संपूर्ण पायलट, द कंप्लीट पायलट, वही है जो 3 क्षेत्रों में माहिर हो: सोचने, कॉग्निटिव, महसूस करने, अफेक्टिव, और करने, साइकोमोटर। ये तीनों क्या हैं? साइकोमोटर यानी हैंड्स ऑन स्किल्स, जैसे एक परफेक्ट लैंडिंग करना। कॉग्निटिव यानी ज्ञान और निर्णय शक्ति। और अफेक्टिव यानी सही दृष्टिकोण, प्रेरणा और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता। तो सिर्फ अच्छी लैंडिंग करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सही निर्णय और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के बिना एक परफेक्ट लैंडिंग भी अधूरी है। बेहतरीन इंस्ट्रक्शन इन तीनों को एक साथ साधता है। और जाते जाते सभी इंस्ट्रक्टर्स के लिए एक विचार: अगली बार जब आपका कोई छात्र गलती करे तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि सही तरीका क्या है, रुकें और उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश करें, आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ? या ये भी पूछ सकते हैं, अगर आप दोबारा इस स्थिति में होते तो क्या अलग करते? हाँ, आप उस पल को सिर्फ एक सुधार से आगे बढ़कर निर्णय क्षमता सिखाने के एक शक्तिशाली अवसर में कैसे बदल सकते हैं?